हेलो बच्चों। तो आज हम आ गए हैं बेटा, आज क्लास 11th के एक चैप्टर पे बेटा, सेट्स। चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या सीखेंगे इसमें कि सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स क्या होते हैं बेटा, तो बेसिकली जो हमारे सेट्स होते हैं ना बेटा, वो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। वो कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। और कैसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बेटा, वो भी वेल डिफाइंड। कैसे होने चाहिए बेटा, वेल डिफाइंड। अब ये कहोगे सर वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है बेटा, आप समझो जैसे कि मान लीजिए 4-5 लोग या 10 लोग या 100 लोग या 1000 लोग हैं। आपने कोई एक क्वेश्चन पुटअप किया या कोई एक कलेक्शन के बारे में उन्होंने बताया, और सबसे आंसर एक पर्टिकुलर, इनसे भी आंसर वही आ रहा है, उनसे भी आंसर वही आ रहा है, उनसे भी आंसर यही आ रहा है, उनसे भी आंसर यही आ रहा है, इनसे भी आंसर यही आ रहा है, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। कि मतलब पर्सन टू पर्सन जाने पर उनका आंसर ना बदले, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो पहले एक बार हम थोड़ा डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद चीज़ों को और थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो बेटा, सेट क्या होता है। A set is a collection of well-defined objects। अगर थोड़ा सा वेल डिफाइंड को भी अगर हम लोग बेटा अगर इसको डिफाइन करें तो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेल डिफाइंड। इसका मतलब होता है बेटा डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन का मतलब ये होता है बेटा कि मान लीजिए आपने 10 लोगों को इकट्ठा किया और आपने कहा कि मैंने ये कलेक्शन बनाया हुआ है। तो या आपने उन्हीं से पूछा कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स पूछोगे उनसे, तो जो पहला बंदा है वो भी बताएगा कि A-E-I-O-U, दूसरा बंदा है तो वो भी बताएगा A-E-I-O-U, तीसरा बंदा है वो भी बताएगा A-E-I-O-U, या जो नाइजीरिया में बैठा हुआ बच्चा है वो भी बताएगा A-E-I-O-U, या जो राजस्थान में बैठा हुआ बच्चा है वो भी बताएगा A-E-I-O-U। तो इस टाइप का कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स जो हो जाएगा बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो राजस्थान का बच्चा भी बताएगा, वो क्या बताएगा बेटा, 1 2 3 4, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो 1 2 3 4। महाराष्ट्र का बच्चा भी क्या बताएगा बेटा, 1 2 3 4। कोरिया का बच्चा भी यही बताएगा 1 2 3 4। तो ये सारे जो कलेक्शन होते हैं बेटा, इनको वेल डिफाइंड बोलते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन जाने पर किसी भी बच्चे से पूछोगे तो सबका आंसर वही आएगा कि जिसने एक ने बताया हुआ है। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेल डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, सेट क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। वो भी कैसा कलेक्शन बेटा, वो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे बेटा वेल डिफाइंड होंगे। पर्सन टू पर्सन जाने पे आंसर चेंज नहीं होगा, सभी का आंसर एक होगा, उसको हम बोलते हैं बेटा वेल डिफाइंड। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे बेटा, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, हाँ ये कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, यही तो बोलोगे, A-E-I-O-U, यही बोलोगे। आप किसी से भी पूछोगे तो यही बोलेगा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स A-E-I-O-U, किसी से भी पूछोगे बेटा। अब ऐसे ही कोई बोलेगा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो सबका जवाब, चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर से पूछोगे, या आप किसी पड़ोसी से पूछोगे, या अपने टीचर से पूछोगे, या अपने मम्मी पापा से पूछोगे, किसी से भी पूछोगे तो सबका आंसर एक आएगा। वो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर जिनके मम्मी पापा नेचुरल नंबर पूछ ले, उनको हिंदी में पता हो, ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ। तो किसी से भी पूछोगे तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो सबका आंसर यही आने वाला है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस टाइप के जो कलेक्शन होंगे वो अपना क्या होगा बेटा, वेल डिफाइंड होगा। वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। मतलब पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान, तीसरे इंसान से चौथे इंसान पर जाने पर हमारा आंसर नहीं बदलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो बेटा वेल डिफाइंड नहीं होगा। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ फेवरेट एक्टर्स। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है, उस इंसान को पसंद है ऋतिक रोशन।
अब कोई दूसरा इंसान है, उससे पूछोगे तो बोलेगा सुनील सेठी, है ना। मुझसे पूछोगे तो मैं कुछ और बता दूंगा, हो सकता है मैं राजपाल यादव को बता दूं। आप और चौथे पर्सन से पूछो तो वो कुछ और बता दे। तो देखो बेटा, आप जैसे पर्सन टू पर्सन जा रहे हो ना, तो सबके आंसर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पर्सन टू पर्सन जाने पर ये आंसर क्या हो रहे हैं बेटा, चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये हमारा जो कलेक्शन है, कलेक्शन तो है ठीक है, ये डेटा है, लेकिन ये हमारा बेटा सेट नहीं बन पाएगा, वो हमारा सेट नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक का आंसर है ऋतिक रोशन, एक का सुनील सेठी, और एक का क्या है बेटा, राजपाल यादव, राजपाल यादव। तो ये क्या होगा बेटा, ये जो कलेक्शन होगा, ये जो होगा वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये हमारा सेट भी नहीं होगा। और ये कलेक्शन ऑफ वोवेल्स जो होगा बेटा, किसी से भी पूछोगे तो वो AEIOU ही बताएगा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 पूछोगे बेटा, तो वो यही बताएगा 1 2 3 4। लेकिन जब आप कलेक्शन ऑफ फेवरेट एक्टर्स कहोगे तो वो ऋतिक रोशन बताएगा, कोई सुनील शेट्टी बताएगा, कोई राजपाल यादव बताएगा। तो ये दोनों हमारे सेट होंगे, जबकि ये तीसरा वाला हमारा सेट नहीं होगा। तो बस चीज़ें आपको बस इतनी से याद रखनी है बेटा कि जो हमारा कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, सेट को फॉर्म करते हैं। बस इतना याद रखिएगा। अब वेल डिफाइंड का मतलब, अब घबराना नहीं है, वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही हुआ कि किसी से भी पूछो सबका आंसर सेम आया तो भाई वेल डिफाइंड है, किसी का भी डिफर किया तो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे ये देखो यहाँ पे कलेक्शन, ये मैंने दोनों को बता दिया, तो ये दोनों सेट्स है, बट ये वाला सेट अपना नहीं है। अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं चीज़ों पर। जैसे अभी हम लोगों ने सीखा सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब हमने सीखा। अब हम लोग देखते हैं बेटा सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेटा नोट करके हम लोग लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे क्या, जो सेट के अंदर अपने एलिमेंट होते हैं ना, जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, जो डेटाज होते हैं, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनको भरते कैसे बेटा, एलिमेंट्स ऐसे लिखते हैं, इन सेट एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। सेट के अंदर क्या करते हैं बेटा, हम अगर सेट लिखना है, कोई कलेक्शन आपने किया हुआ है, अब उसको हमको सेट के फॉर्म में लिखना है, तो पहले एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। देखो, इन सेट एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। और वो जो सेपरेट होते हैं बेटा कॉमा के द्वारा होते हैं, वो तो अभी आगे का मैटर है कि जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। बस इतना याद रखना बेटा, इन सेट एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट जो आपने कलेक्शन किया हुआ है, अगर उसको लिखना है बेटा, तो हमें क्या करना होगा, हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक बात, दूसरी बात ये है, सेट के अंदर बेटा कोई भी एलिमेंट एक बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अपने पास 1,2,2 है, तो ये बोलता है, सेट का एक रूल होता है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, कि मतलब सेट के अंदर आप एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 2 2 है तो 2 यहाँ पे 2 बार लिखे हो बेटा, तो 2 दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार लिखो, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान भी देना है बेटा कि एलिमेंट्स रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, repetition of elements are not allowed in set। याद रखना, ठीक है, कि सेट के अंदर जब भी आप लिखोगे बेटा तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद तीसरी बात एक याद रखना है अपने को, क्या है वो, कि ये कि जो अपना सेट होता है बेटा, उसके अंदर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, चाहे आप 1 को पहले लिखो चाहे 2 को पहले लिखो, ठीक है। जैसे आपने अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा है 1,2 और किसी दूसरे बंदे ने इस तरीके से लिखा 2,1, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आप ऑर्डर को जो है बेटा आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। अगर एलिमेंट्स रिपीट कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इस तरीके से एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो जैसे 1,2 लिखो चाहे 2,1, ऑर्डर मैटर नहीं करता है बेटा, ठीक है ना, याद रखना।
order does not matters in sets। ठीक है, आई बात समझ में? तो ठीक है, एक बार हम लोग सेट को फिर से रिवाइज करते हैं बेटा। क्या होता है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब सेट जो होता है कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का। कैसे ऑब्जेक्ट? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मैंने अभी समझाया बेटा कि पर्सन टू पर्सन जाने पर आंसर ना चेंज हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और मैंने बताया सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कि सेट को हमेशा एक करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो आपने कलेक्ट किया हुआ है, उन एलिमेंट्स को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आई बात समझ में? दूसरी बात क्या है? रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन सेट, कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो, समझ लो। ठीक है ना? तो एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट। ठीक है, एक ही बार कोई एलिमेंट एक ही बार लिखना है। और ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट्स। अगर आप एलिमेंट्स को लिख रहे हो तो कौन आगे कौन पीछे ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट्स लिखे होने चाहिए। कोई आगे भी हो सकता है, कोई पीछे भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये नोट डाउन कर लो बेटा, इसको इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है ना? और अभी आगे भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे। उससे पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाए कि सेट्स पहचानेंगे कैसे, ये कलेक्शन ये सेट है कि नहीं है। ठीक है बेटा? तो एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो चीज़ें आपको और भी क्लियर होंगी। जैसे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में बेटा एक क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ all the months of a year starting from J। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम J। वो उन मंथ का, किसी एक ईयर के उन मंथ का कलेक्शन है बेटा जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? J से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मान लीजिए आपने अपने भाई से पूछा, तो वो क्या बोलेगा? जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, यही तो बोलेगा वो। और किसी दूसरे से, पड़ोसी से जाके पूछोगे, अरे भैया ये बताओ हमें कि जो J से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से मंथ होते हैं, तो यही तो बोलेगा जनवरी, जून, जुलाई। फिर और किसी से जाके पूछोगे, सड़क पे कोई जा रहा है उससे भी पूछ लोगे, भैया ये बताओ हमको नहीं पता, ये बताइए जरा कि जो ऐसे कौन कौन से मंथ है जो J से स्टार्ट होते हैं, तो वो यही बोलेगा जनवरी, जून, जुलाई, है ना? यही तो बोलेगा ना। हाँ, यही बोलेगा। तो सब आपने क्या किया बेटा? जितने लोगों से पूछा, जितने लोगों से आपने मिला और पूछा उनसे कि ऐसे मंथ के, ईयर के ऐसे कौन कौन से मंथ है कि जो J से स्टार्ट होते हैं, तो सभी का आंसर यही आया कि जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। यही तो मिला ना बेटा, यही मिला ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेट फॉर्म करेगा। तो ये हमारा जो कलेक्शन है बेटा, ये एक सेट है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जाने पे ये चीज़ें बदल नहीं रही है। ठीक है ना? तो सभी का आंसर आएगा, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एलिमेंट्स को, सेट है तो कैसे लिखेंगे? जनवरी, कॉमा भी लगाएंगे। और एलिमेंट्स, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बेटा कॉमा के द्वारा सेपरेट भी होता है, याद रखना इस चीज़ को। अभी आगे पढ़ेंगे, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है ना? जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, और कोई भी मंथ होता है क्या? तो जनवरी हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जनवरी, जून और जुलाई ही हो रहा है। तो आप किसी भी बंदे से पूछोगे तो सबका जवाब यही आएगा कि किसी साल के उन मंथ के नाम जो J से स्टार्ट होते हो, तो सभी बोलेंगे जनवरी, जून, जुलाई। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? सेट होगा। तो ये हमारा सेट होगा। ठीक है? ये एनसीईआरटी बुक का बेटा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना? पहले हमें पहचानना है सेट्स क्या होते हैं। तो मैंने सेट्स की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन ले लिया, एक दो और ले लेते हैं ताकि फंडा और भी क्लियर हो जाए। ठीक है? द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड
राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मैंने कहा बेटा कि ये एक मैं कलेक्शन ले रहा हूँ कि इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स हैं बेटा उनका कलेक्शन है। तो भैया 10 लोग से पूछोगे तो 10 सभी 10 की अलग अलग मत होंगी। कोई बोलेगा किसी और को, आप बोलोगे किसी और को, हम बोलेंगे किसी और को, चौथे इंसान के हिसाब से कोई और टैलेंटेड होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन जाने पे क्या होगा, ये चीज़ें बदल जाएंगी। क्योंकि भाई सब ये जरूरी नहीं है जो आपके हिसाब से टैलेंटेड राइटर है वो अगले इंसान के हिसाब से भी हो, या तीसरे इंसान के हिसाब से भी हो, या चौथे इंसान के हिसाब से भी हो। तो जैसे जैसे हम पर्सन के पास जाएंगे, पर्सन टू पर्सन जाने पर आंसर बदलता चला जाएगा, सबके मतें बदलती चली जाएंगी। तो बेटा ये हमारा क्या होगा, ये सेट नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जाने पे चीज़ें क्या हो रही है, बदल रही हैं। तो ये हमारा सेट नहीं होगा बेटा, याद रखना इसको, ठीक है ना। हाँ, चीज़ें बहुत आराम से पढ़ो, सेट जो है बेसिक सा चीज़ है, बस सेट की डिफिनीशन अच्छे से समझ जाओ तो चीज़ें आराम से बन जाएंगी, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं, ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है बेटा, याद रखना इसको। तीसरा क्या है, the collection of all natural numbers less than 10। अब देखो बेटा, अब की बार जो कलेक्शन लिया गया है वो कलेक्शन क्या है कि उन सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है बेटा जो क्या है 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे हैं। तो आप किसी से भी पूछोगे, तो अगर पहले इंसान से पूछोगे कि ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो 10 से छोटे हों, तो पहला वाला इंसान बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगले इंसान से पूछोगे तो वो भी यही बोलने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप नाइजीरिया में बैठे बच्चों से पूछोगे कि भैया बताओ कि ऐसे नेचुरल नंबर्स का करेक्शन जो 10 से छोटा हो, तो वो भी यही बताएगा भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो सब जैसे पर्सन टू पर्सन आप जा रहे हो बेटा, तो किसी का आंसर बदला क्या, नहीं बदला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये सेट होगा कि मतलब पर्सन टू पर्सन आप गए, वो उनके जो आंसर से बदल नहीं रहे, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। तो वेल डिफाइंड है कलेक्शन, तो हमारा सेट। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो हमारा सेट नहीं बनने वाला है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन किया हुआ है, बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। ये एक्सरसाइज जो है बेटा 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8-9 क्वेश्चन है, तो मैंने 3-4 बताया, तो आप इस हिसाब से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है ना। बस इतना सा याद रखना है कि जो हमारा कलेक्शन है वेल डिफाइंड होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन जाने पे चेंज ना हो, बस। तो आप आराम से चीज़ें पहचान लोगे, ठीक है। अब आगे चलते बेटा, अब सेट हमने सीखा, सेट क्या होता है। अब आगे थोड़ा सेट से बढ़ते हैं बेटा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं। मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिंग सेट्स, कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेथड होते हैं। तो जनरली बेटा 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बेटा। कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड। पहला मेथड रोस्टर फॉर्म, दूसरा मेथड बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिंग सेट्स। पहला है बेटा रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हम एक एक करके बेटा सेट और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सबकी चीज़ों को आराम से देखेंगे, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म को देखेंगे, फिर उसके बाद सेट बिल्डर के फॉर्म को देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, ताकि मामला और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना।
तो बेटा देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या है, एक छोटी सी बात याद रखना बेटा कि रोस्टर फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं जो आपने कलेक्ट किया हुआ है, जो एलिमेंट्स होंगे उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमा के द्वारा सेपरेट होगा, अलग होगा, किसके द्वारा, कॉमा के द्वारा। तो थोड़ा लिखते हैं यहां पे, इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म elements are written in roster form, elements are written in curly bracket and in roster form elements are written in curly bracket and separated by commas। और बेटा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमा लगा के सेपरेट होता है, ठीक है ना, याद रखना। and elements are separated by commas, ठीक है। तो याद रखना रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, हमें एक करली ब्रैकेट बनाना है, जो भी आपने कलेक्शन किया हुआ है उसके अंदर रख देना है और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बेटा कॉमा के द्वारा सेपरेट होगा। आई बात समझ में? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक कलेक्शन ऑफ, थोड़ा सा बेटा इसको नोट डाउन कर लो तो फिर ऊपर लिखते हैं ना, चीज़ें आराम से देखो आप भी, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो आते हैं बेटा, अभी रोस्टर फॉर्म पढ़ ही रहे, तो रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसे इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो अब मान लीजिए एक कुछ वॉवेल्स का कलेक्शन है, तो वॉवेल्स का कलेक्शन है तो बेटा कैसे क्या होगा, ये सेट होगा, बिल्कुल होगा सेट। अगर ये सेट है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखो जरा। तो रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट। तो पहले करली ब्रैकेट अपने को बनाना होगा, इस तरीके से करली ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। और एलिमेंट जो होते हैं सेपरेट होते हैं कॉमा के द्वारा। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स में पहला आएगा ए, फिर कॉमा लगाओगे, फिर दूसरा आएगा ई, फिर कॉमा लगाओगे, फिर आएगा आई, फिर क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे, फिर क्या आएगा ओ, फिर कॉमा लगाओगे, क्या आएगा यू आएगा। तो आपने क्या किया, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को भर दिया और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बेटा कॉमा के द्वारा सेपरेट है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। तो बस इतना याद रखना बेटा कि जब भी हम किसी एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक आगे एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ natural number, collection of natural numbers less than 5। ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो बेटा क्या है 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे, फिर से करली ब्रैकेट बनाएंगे और क्या लिखेंगे, 5 से छोटा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए। तो 1 पहले लिखोगे, फिर दूसरा कॉमा लगाओगे 2, फिर कॉमा लगाओगे 3, फिर कॉमा लगाओगे 4, ठीक है, और करली ब्रैकेट बंद कर दोगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और ये आपका रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा बेटा, रोस्टर फॉर्म होगा। कौन सा होगा, रोस्टर फॉर्म, याद रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बेटा एक आध दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर रहे, ठीक है ना। तो याद रखना कि रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, कॉमा के द्वारा सेपरेट होता है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सुंदर, इसको नोट डाउन कर लो। तो हम लोग बेटा एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा देखो,
कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है अभी। तो क्या करेंगे कि एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि अभी सर ने बताया क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट बनाना है। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं इसके अंदर, और एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगा के फिर दूसरा लिखना है। तो देखो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, और अपने को पता है होल नंबर से कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से, और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। तो पहले लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, और एक और लिखेंगे बेटा, क्योंकि 10 से छोटा है तो 9 भी इसी में आ जाएगा, 9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा। आपने इस कलेक्शन को, ये सेट था तो आपने इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना बात, बहुत शानदार। अभी सेट का नाम नहीं था, हो सकता है आगे सेट का नाम भी आ जाए, तो घबराना नहीं है, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, अ सेट ऑफ, ऐसे भी देखो अभी बोलेगा, ऐसे भी हो सकता है, सेट का नाम भी हो सकता है। सेट का नाम भी होगा तो कैसे करेंगे, देखो ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, कि एक सेट है जो कि किसका सेट है, नेचुरल नंबर का, और वो जो नेचुरल नंबर है बेटा 6 से छोटा है। तो अब की बार सेट का नाम भी दे दिया, तो हम लिखेंगे ए एक सेट है, कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है जो कि क्या है, 6 से छोटा है। तो लिखोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, आ रही बात समझो बेटा, चीज़ों को आराम से पढ़ो, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, परेशान ना होना, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, चीज़ों को आराम से समझो, चीज़ें सारी समझ में आएंगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बेटा कि रोस्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और आपको मैक्सिमम जो है बेटा ना, कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सेट का, तो वो हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि अगर बड़ी बड़ी बातों को छोटी बातों में कहना है तो सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही बेहतरीन होता है। कुछ जगह सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ जगह जो है बेटा रोस्टर फॉर्म ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना, जब बड़ी बात को बहुत सारी बात कहनी हो, थोड़े में कहना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, देखो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग देखते हैं क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म अब देखो इसमें क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बेटा कोई एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं, जो वो स्टेटमेंट या कोई रूल, कोई एक स्टेटमेंट बोलेंगे, जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे जो आपने कलेक्ट किया हुआ है, वो एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो करते होंगे, जैसे देखो पहले इसको मैं लिखता हूँ, इन सेट बिल्डर फॉर्म एलिमेंट्स आर टोल्ड by telling a property or rule they follow। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, जो एलिमेंट्स होगा ना उसके लिए हम एक स्टेटमेंट कोई बोलेंगे, वो स्टेटमेंट क्या होगा, वो जो एलिमेंट्स होगा किसी पर्टिकुलर रूल या तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करते होंगे, कोई एक पर्टिकुलर रूल या कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड करते होंगे बेटा। तो बड़ी बात को छोटी बात में कह दोगे, तो वहां पे बेटा सेट बिल्डर फॉर्म लिखना ज़्यादा आसान होता है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे कैसे, जैसे देखो जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल क्या है, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैं मान लीजिए मैंने यही एग्जांपल ले लिया बेटा कि ए एक ऐसा सेट है
किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि 6 से छोटा है। अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सेट का नाम बोल दिया बेटा ए, तो हम लिखेंगे ए, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना तो करली ब्रैकेट लिखेंगे। अब थोड़ा सा सीखो बेटा इसको, तो कैसे करेंगे, यक्स सच दैट यक्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सच दैट, क्या पढ़ते हैं इन दोनों ऐसे दो डॉट लगेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, सच दैट, यक्स सच दैट एक्स, ठीक है। यक्स जो है बेटा एक ऐसा, इस सेट का यक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है, होल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर ना, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट का यक्स एक ऐसा एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कैसा है, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और क्या है, वो नेचुरल नंबर क्या होने चाहिए, जो होंगे वो 6 से छोटे होने चाहिए। तो और थोड़ा लिखना पड़ेगा, एंड x इज लेस देन 6। फिर से बात समझो बेटा, क्लियर नहीं होगा फिर से समझो। देखो हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं कि x सच दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि मतलब इस सेट का x एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ऐसा नेचुरल नंबर है बेटा, और ऐसा एलिमेंट है जो 6 से छोटा होगा। आई बात समझ में। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, x इस सेट का एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और वो नेचुरल नंबर कितने होंगे बेटा, जो एलिमेंट होंगे नेचुरल नंबर वाले वो 6 से छोटे होंगे, मतलब 1 2 3 4 5। देखो आपने इतनी बड़ी बात को क्या किया, छोटे में निपटा दिया। तो बहुत शानदार होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में। और आपको कहीं भी एग्जाम देने जाओगे, चाहे जेई का एग्जाम दोगे, चाहे आप लोग सीयूटी का एग्जाम दोगे, तो जब भी सेट के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको हमेशा क्या लिख के देगा बेटा, वो सेट बिल्डर फॉर्म लिख के देता है। कौन सा फॉर्म लिख के देता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो घबराना नहीं है, बस चीज़ों को आराम से सीखो। एक आध दो एग्जाम्पल और लेते, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी बेटा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, बी इज अ सेट ऑफ whole number less than 10। अब देखो अभी एक एग्जांपल है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में, कि B इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, कि जो हमारा B एक सेट है, होल नंबर्स का सेट है, और कैसा है बेटा, 10 से छोटा है। तो कैसे लिखेंगे, B एक सेट है तो B का सेट का नाम भी पता है B, तो इस ऐसे लिखेंगे B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यही लिखना है x सच दैट x सच दैट, इसको पढ़ते हैं याद रखना, x सच दैट x बिलोंग्स, भाई x एक एलिमेंट है इस सेट का, अगर इस सेट का x एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट है कैसा, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, किससे, होल नंबर से बिलोंग करता है। और इसको अभी कंडीशन क्या करना है बेटा, इसको फुलफिल होना चाहिए, और ऐसा होल नंबर बेटा जो 10 से छोटा हो। तो कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई है, आपने बोला चलो ठीक है, x सच दैट x इस सेट का एक ऐसा एलिमेंट है जो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर होल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो कितने होल नंबर, बहुत सारे हो जाएंगे भाई, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन वहां तक नहीं जाना है कि, और वो होल नंबर क्या होंगे बेटा, 10 से छोटे होंगे। तो एंड लिखना पड़ेगा, x जो होगा बेटा, जो इसका एलिमेंट होगा 10 से छोटा, तो x इज लेस देन 10। बोलो ठीक है बात। ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन आपका क्या हो गया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बेटा। फिर आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के करते हैं, तो चीज़ें और भी आसानी से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अभी आते हैं बेटा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग बेसिक टू एडवांस चलेंगे। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आपके एग्जामिनेशन बोर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके जो जेई वगैरह में आए हैं या आपके जो सीयूटी वगैरह में आएगा, उन क्वेश्चन को भी हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी। बस केवल आप वीडियो को लेक्चर वाइज देखो बेटा, लेक्चर वाइज देखोगे ना, चीज़ें आपको क्लियर आएंगी। और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो ना, ऐसा नहीं कि शुरू से देखा फिर बीच से देखे फिर लास्ट में देखे, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर आप सीरियल वाइज देखोगे तो मेरी गारंटी है आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पे, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट द फॉलोइंग
सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। कन्वर्जन देगा, कभी कभी आपको बोलेगा ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, या आपको रोस्टर फॉर्म देके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जो पूछ ले आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी के भी 3-4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए ताकि आपका फंडा और भी क्लियर हो जाए, और भी क्लियर हो जाए बेटा। देखो तो क्वेश्चन में लेता हूँ, पहला वाला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। अब ये पहला क्वेश्चन है बेटा, इसको अपने को क्या करना है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो इन एलिमेंट्स को देखो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, कुछ चीज़ें क्लियर हुई। ऑब्जर्व करने पे क्या पता चला कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स 3 के मल्टीप्लाई में हैं। भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो देखो बेटा आप इसको अपने नाम से बोल भी सकते हो, अगर बोलना चाहो तो आप अपने मन से इसका नाम दे दो, बोल दो ये सेट ए है, नाम दे सकते हो, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और नहीं देना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इसका नाम दे दिया, एक सेट ए है ये, इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आया कि जैसे मैंने इन एलिमेंट्स को देखा तो मैंने सोचा कि ये 3 के मल्टीप्लाई में समथिंग हो सकते हैं, तो मैंने बोल दिया यन, मैंने भी बोला है। अभी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, समझते जाओ। तो मैंने बोला ए करली ब्रैकेट लिखेंगे बेटा, ठीक है, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स मतलब यक्स इस सेट का एलिमेंट है और वो क्या है, बिलोंग्स टू नहीं करो, अभी बार लिखो इक्वल टू, क्योंकि अपने को एलिमेंट्स लिखना है। भाई वो नेचुरल नंबर्स का सेट बना रहे थे तो बिलोंग्स टू कर रहे थे, मतलब वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे थे। अभी भाई ये अलग हिसाब किताब है इसका देखते जाओ, 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। तो यक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। अरे भाई ये कौन सी नहीं बोला आ गई, यन क्या है? यन भी कुछ नहीं है बेटा, यन देखो समझते जाओ, जैसे 3n है ना, तो यन की अगर हम डिफरेंट वैल्यू ले, यन की वैल्यू 1 ले तो क्या हो जाएगा 3 × 1, कितना आएगा 3 × 2। अब की बार n की वैल्यू 2 ले तो 3 × 2 कितना आएगा 6। अब की बार 3 की वैल्यू 3 ले और n की वैल्यू 3 ले तो कितना होगा 3 3 जा 9। अब की बार n की वैल्यू 4 ले तो 3 4 जा 12। एक चीज आप समझ पा रहे हो क्या समझ पा रहे हो कि ये अगर हम n की डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं तो हमें ये सारे सेट के जितने भी एलिमेंट हैं हमें मिलते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो हमने कहा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड और क्या कि n की वैल्यू जो होनी चाहिए बेटा, अपने को इतना ही एलिमेंट चाहिए, 3 6 9 12, 3 6 9 12 ही चाहिए। तो जो अपना n की वैल्यू होगी ना वो आप 1 2 3 4, तो जब आपने 1 लिया तो 3 मिला, 2 लिया तो 6 मिला, 3 लिया तो 9 मिला, 4 लिया तो 12 मिला, 4 लिया तो 12 मिला। तो हम क्या करेंगे बेटा, कंडीशन लिखना पड़ेगा। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंडीशन को डिफाइन नहीं करोगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। तो n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर या बड़ी। n की वैल्यू क्या होगी, आपने 1 लिया है तो बराबर लिखना पड़ेगा, और आपने बड़ी वैल्यू भी ली है तो आप लिखोगे ग्रेटर और इक्वल टू, n की वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर और इक्वल होगी। और क्या होगी, आपने देखो 12 ही यहाँ पे 12 तक चाहिए था तो आपने n की वैल्यू 4 लिया है, तो आपने n की वैल्यू 4 लिया है और 4 से छोटे हैं, 4 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं ली आपने। 5 लेते तो 15 आ जाता, इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो आप इसको नहीं ले सकते हो। तो आप कहोगे n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू 4, इतना आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन आप मेंशन नहीं करोगे तो चीज़ें प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं हो पाएंगी। फिर से समझो बेटा मैंने क्या कहा, एक बार मैं फिर से इसको कंडीशन को मिटाता हूँ। फिर से देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने कहा कि x इस सेट का एलिमेंट है और ये ऐसा एलिमेंट है जो 3 का मल्टीप्लाई में है,
3 के मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पे देखो 3n, मैंने कहा कि कोई नेचुरल नंबर है, क्योंकि भाई n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के एलिमेंट मिल रहे हैं। अगर आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हो तो आपको इस सेट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, है ना। तो ठीक है, तो n की वैल्यू आपने रखा 1, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। n की वैल्यू आपने रखा 2, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। n की वैल्यू आपने रखा 3, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। 4 रखा तो आपको आ गया 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब n को बाउंड करना पड़ेगा ना, बाउंड नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने n की वैल्यू क्या किया है, 1 के बराबर भी लिया है, तो n इज ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब n की वैल्यू आपने बराबर भी लिया है वो 1 के, और 1 से बड़ी भी लिया है, देखो यहाँ पे तभी तो आ रहा है। और क्या किया बेटा, आपने 4 से छोटी लिया हुआ, तो n इज और क्या होगा, लेस और इक्वल टू। लेस और इक्वल टू का मतलब यह होगा कि आपने n की वैल्यू 4 के बराबर भी लिया और 4 से छोटी भी लिया हुआ है, तो यहां से हम बाउंड कर दिए। अब जाके हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, सही होगा। जो हम कहना चाह रहे हैं वो चीजें हम दिखा पा रहे हैं यहाँ पे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड n इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू बट लेस और इक्वल टू 4। n जो है कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ना भी आपको आना चाहिए। n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू 4। ठीक है ना, चीज़ें आ रही समझ में बेटा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं एनसीईआरटी के, तो चीज़ें और भी समझ में आएंगी। अगर एक बार ये बनना स्टार्ट हो गया ना, चीज़ें बहुत ही आपको आसान लगेंगी, और ये मेरी गारंटी है, आप लोग लास्ट तक बने रहोगे ना, चीज़ें बहुत आसानी समझ में आएंगी। अब मान लीजिए अपने पास दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है बेटा। 2, 4, 8, 16, 32। अगर आप नाम देना चाहो तो नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम दे दो इस सेट का। मैंने बोल दिया ये एक सेट अपने पास बी है। अभी ये सेट जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया तो किस में लिखना है बेटा, अपने को ये लिखना है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, लिखने से पहले मैंने कहा है बेटा कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। देखो 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32, मतलब समझ पा रहे हो क्या कि देखो अगर मैं इस तरीके से कुछ सोचूं 2 की पावर n, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो n की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं। अगर हम n की इतनी वैल्यू ले लें कि हमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाए, तो मैंने कहा कि n की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, देखते क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 आ गया बेटा। अब यहाँ पे 2 की अब अगला वैल्यू लिए हम 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, 4 आ गया। अब 2 की अगली वैल्यू n की अगली वैल्यू क्या ले ले बेटा, 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। देखो 2, 4, 8 मिल गए हैं, 16, 32 और बाकी है, तो चीज़ें हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे। अब की बार n की वैल्यू कितना ले बेटा, 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, कितना हो गया 16 मिल गया, 2, 4, 8, 16 मिल गया है। अब देखो एक वैल्यू और लेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब कितना 32। अब देखो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे सोचा, थोड़ा सा एनालाइज किया, क्योंकि ये पावर के फॉर्म में थे। मैंने ऐसे सोचा बेटा, सोचा कैसे, मैंने सोचा अरे यार ये पहला 2 है ना, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 4 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 8 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है क्या 2 की पावर n के फॉर्म का। तो मैंने देखा और मैंने यहाँ पे रख के चेक भी किया, तो ये सारा का सारा एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो हम बोलेंगे बेटा यक्स सच दैट यक्स इस सेट का एलिमेंट है, और यक्स किसके बराबर है बेटा, 2 की पावर n, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। और इतना कहने से काम नहीं बनने वाला है, इतना कहने से काम बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। n जो है बेटा, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, अब उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, बाउंड करना है, बाउंड करने के बाद ही चीजें समझ में आएंगी। तो n की वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, n की वैल्यू एक बार 1 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर 3 लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है, तब जाके आपको सारे एलिमेंट मिले हैं। तो हम बोलेंगे n की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी या बराबर होगी। आपने 1 के बराबर भी लिया और 1 से बड़ी भी लिया हुआ है, तो n की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी या बराबर होगी, या 5 के बराबर या 5 से छोटी होगी। भाई 5 तक लिया है ना आपने, तो इक्वल टू का साइन लगेगा, और 5 से छोटी भी लिया हुआ है, 5 से बड़ी तो लिया नहीं है। तो n की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर या बड़ी, लेकिन 5 के बराबर या 5 से छोटी। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन हो गया इसका, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से समझोगे तो चीज़ें एकदम बिल्कुल पानी है, एकदम पानी, आसान एकदम, समझे ना। ठीक है बेटा, थोड़ा बेटा पानी वानी पी ले 2 मिनट। आइए बेटा तो आगे चलते हैं।
अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसके बाद 1-2 रोस्टर फॉर्म का देखेंगे, फिर आज का वीडियो भी बेटा बहुत लंबा हो रहा है तो बाकी अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, अपने पास ये क्वेश्चन है 5, 25, 125, 625। ये अपने पास एक सेट है बेटा, ये रोस्टर फॉर्म दिया गया है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप अपने हिसाब से इसका नाम भी दे सकते हो, मैंने बोल दिया ये एक अपना सेट सी है और ये जो है बेटा इसका रोस्टर फॉर्म दिया गया है, इसको आपको क्या लिखना है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने से पहले क्या करना है अपने को? थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है, देख रहे हो क्या, ये 5 का 25 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर 625 हो गया, तो मतलब ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, और ये 5 की पावर 2 है, और ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4 है। तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोल सकते हैं 5 की पावर n बोल सकते हैं, इन जनरल बोल सकते हैं ना। तो भाई इसको अगर हमें लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इस सेट का x एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, 5 की पावर n के इक्वल है, 5 की पावर n के इक्वल है। अपने को n को डिफाइन भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अपने को 5, 25, 125, 625 एलिमेंट चाहिए होगा। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n एंड क्या रिस्ट्रिक्ट करो, नहीं तो मामला गड़बड़ होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे? n की वैल्यू 1 लोगे बेटा तो 5 की पावर 1 का मतलब 5, n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या होगा, 5 की पावर 2 का मतलब 25, n की वैल्यू 3 लोगे तो 125, 5 की पावर 4 लोगे तो कितना होगा, 625। तो देखो बेटा आपने 1 लिया n की वैल्यू तो 5 आ गया, 2 लिया तो 25 आ गया, 3 लिया तो 125 आ गया, 4 लिया तो 625 आ गया। तो x को कैसे डिफाइन आप डिफाइन करेंगे बेटा? x जो होगा हमारा, जो n होगा, सॉरी n जो n होगा वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, लेकिन 5 के बराबर या 5 से 5 नहीं 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। भाई बिना इसको रिस्ट्रिक्ट किए मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो अब ये पूरा का पूरा हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। क्या हुआ बेटा कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n एंड n के बारे में बोला गया है कि n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू 4, कि n की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ी, लेकिन 4 के बराबर या 4 से छोटी है बेटा। तो ये इसका हो गया अपना, क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने बेटा एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन किए, अब आप लोग इसको करिएगा। 1-2 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं बेटा, अभी अपने को रोस्टर फॉर्म दिया गया होगा, नहीं सॉरी क्या दिया गया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया होगा, उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1। अभी हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आरडी शर्मा के करेंगे, फिर ऐसे जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना, एडवांस तक के क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रहिएगा। इसने बोला है ए एक ऐसा सेट है, तो इसने बोला है x सच दैट x is an odd natural numbers नंबर, ठीक है। अभी देखो ये शकल से ही देखने में लग रहा है कि ये क्या है, कि ये एक अपना सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। अब इसको कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। तो देखते क्या है, x सच दैट x इस सेट का एलिमेंट है, और किस टाइप का एलिमेंट है कि x जो है इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x जो है बेटा ऑड है और नेचुरल नंबर है,
ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर देखो यहाँ पे इसने बाउंड नहीं किया कितने, तो बहुत सारे इनफाइनाइट तक, तो हम 2-4 लिख के डैश डैश लगा देंगे कि मतलब इसके आगे भी ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। इसमें बाउंड नहीं किया, 2-4 नहीं पूछा है, उसने बोला है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कि मतलब इस सेट का x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो कैसे लिखेंगे, देखो a है इस सेट का नाम, तो a करली ब्रैकेट लगाएंगे, पता है आपको, और हम लोग क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में पहला एलिमेंट लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, जो ऑड हो, नेचुरल नंबर हो, तो पहला क्या होगा बेटा 1 होगा, ठीक है। 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 कैसा है, इवन है। फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, ऐसे चलता जाएगा अब तो इनफाइनाइट, बहुत सारे होंगे तो सबको तो लिख नहीं पाओगे, तो ऐसे डैश डैश लगा दोगे तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है ना। आइए बेटा 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो 1-2 और देखते हैं, आइए 1-2 और देखते हैं बेटा। एक सेट है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x जो है बेटा, x जो है -3 के बराबर या बड़ा लेकिन 7 से छोटा। अब इस चीज़ को ध्यान देना बेटा, ये कंडीशन को अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर कंडीशन नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या है कि एक अपने पास सेट है और उस सेट का एक एलिमेंट x है, और x के बारे में क्या क्या बातें कही गई है उसको ध्यान से देखेंगे। x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड क्या बोला गया है, x जो है -3 के बराबर या बड़ा लेकिन 7 से छोटा। अब बराबर नहीं लगा है तो 7 को नहीं लेंगे, 7 से छोटा ही लेंगे। अगर यहाँ पे x लेस और इक्वल टू 7 लगा होता तो हम 7 को लेते, तो उससे छोटा भी लेते, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा लेस लगा है, लेस और इक्वल टू नहीं है, तो अपने को याद रखना है 7 नहीं लेंगे, 7 से छोटा लेंगे, 6 तक लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर अपने को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, तो x की वैल्यू -3 के बराबर या बड़ी, तो पहले -3 से स्टार्ट करो, -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6, इसके आगे नहीं जा सकते हम, क्योंकि कंडीशन लगी है ना कि जो अपना x होगा वो -3 के बराबर या बड़ी या और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो -3 के बराबर लिए और ये बड़ी लिए, ये भी बड़ी है, बाकी आगे 6 तक हमने लिया हुआ है। तो इस वाले स्टेटमेंट को हमने इसका रोस्टर फॉर्म, ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म था और ये अपना रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना। बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं बेटा, बाकी वीडियो को एंड करते, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है ना। अगला पार्ट और आगे की चीज़ें अगले पार्ट में देखना बेटा, ठीक है ना, और पूरा प्रॉपर सीरीज में देखना ताकि चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। बी एक सेट है बेटा, करली ब्रैकेट x, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है बेटा। ये तो अब बच्चा भी बना लेगा, आप भी बना पाओगे। ये इसका बेसिकली क्या है, रोस्टर फॉर्म दिया गया है अपने को, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। कौन सा फॉर्म लिखना है बेटा अपने को, रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो सेट का नाम भी दिया गया है, तो सेट लिखेंगे बी, और ये क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये जो सेट है बेटा इसके एलिमेंट है नेचुरल नंबर है और क्या है 6 से छोटे हैं। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 3, चौथा हो जाएगा 4, पांचवा हो जाएगा 5 से ज़्यादा लिखना नहीं है, 6 से छोटे होने चाहिए। देखो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हो, एलिमेंट्स को लिखे और कॉमा के द्वारा सेपरेट हो, तो ये अपना रोस्टर फॉर्म हो गया, यही तो बताया गया था। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी और थोड़ा धैर्य बनाए रहिएगा। अगला पार्ट जल्द से जल्द आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। थोड़ा धैर्य बनाए रहिएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सीरियल वाइज देखना, ऐसे नहीं 20 से मत उठा के देखना, नहीं तो पहला देखे तो फिर 20 से देखे फिर लास्ट में देखे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर आप सीरियल वाइज देखोगे तो चीज़ें आपको बहुत प्रॉपर समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, इसी के साथ हैव अ गुड डे। ठीक है।